नमस्कार। तो आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे फंगल इन्फेक्शंस की जो सिर्फ त्वचा तक ही नहीं रहते बल्कि शरीर के अंदर मतलब सिस्टेमिक हो जाते हैं। जी, सिस्टेमिक माइकोसिस। हमारे पास एक मेडिकल चार्ट या टेक्स्ट जैसा कुछ है जो इनमें से 4 मुख्य इन्फेक्शंस की खास बातें बता रहा है। हाँ, और हमारा इरादा है कि इस जानकारी को थोड़ा खोल कर समझें। ये इन्फेक्शंस आखिर हैं क्या, कहाँ मिलते हैं ज्यादातर, और इन्हें पहचानते कैसे हैं, माइक्रोस्कोप में कैसे दिखते हैं, और इनसे जुड़ी खास बातें क्या हैं जो मतलब पता होनी चाहिए। अच्छा, शुरू करने के लिए एक दिलचस्प बात ये, जो ये चारों बीमारियां हैं ना, ये फेफड़ों पर असर कर सकती हैं, मतलब निमोनिया जैसा कुछ। हाँ, और वहां से फिर शरीर में कहीं और भी फैल सकती है। और सबसे अनोखी बात शायद ये है कि इनमें से ज्यादातर फंगस वो तापमान के हिसाब से अपना रूप बदल लेते हैं। रूप बदल लेते हैं, कैसे? मतलब बाहर ठंडे में मोल्ड्स जैसे होते हैं और जैसे ही शरीर के अंदर जाते हैं गर्मी में तो यीस्ट बन जाते हैं। इसे डिमॉर्फिज्म कहते हैं। अच्छा, डीमॉर्फिज्म, दो रूप वाले, है ना? अजीब। बिल्कुल। हालांकि एक है इनमें से कॉक्सिडियोइड्स, वो थोड़ा अलग है इस मामले में। वो शरीर में यीस्ट नहीं बनता बल्कि कुछ और, जिसे स्फेनुल कहते हैं, उस पर आएंगे हम। ठीक है, तो एक एक करके चलते हैं। लिस्ट में पहला है हिस्टोप्लाज्मोसिस। चार्ट कह रहा है कि ये अमेरिका में मिसिसिपी और ओहायो नदी के आसपास ज्यादा पाया जाता है। जी हाँ, और पैथोलॉजी के हिसाब से देखें, मतलब माइक्रोस्कोप में, तो इसकी पहचान है कि ये फंगस मैक्रोफेज के अंदर मिलता है। मैक्रोफेज हमारी अपनी इम्यून सेल्स होती हैं। इम्यून सेल्स के अंदर? हाँ, और ये फंगस बहुत छोटे होते हैं, लाल रक्त कोशिकाओं आरबीसी से भी छोटे। शायद चार्ट की इमेज ए यही दिखा रही है। अरे, मतलब ये तो दुश्मन के घर में ही घुस गया, शरीर की अपनी सुरक्षा कोशिकाओं में। और लक्षण क्या होते हैं इसके? चार्ट के हिसाब से मुंह में छाले हो सकते हैं, जैसे तालू या जीभ पर। तिल्ली मतलब स्प्लीन बड़ी हो सकती है, स्प्लिनोमेगाली। और खून के सारे सेल्स कम हो सकते हैं, वाइट सेल्स, रेड सेल्स, प्लेटलेट्स। इसे पैनसाइटोपेनिया कहते हैं। पैनसाइटोपेनिया, ये तो गंभीर लग रहा है। हाँ, गंभीर हो सकता है क्योंकि शरीर की इन्फेक्शन से लड़ने की ताकत, ऑक्सीजन ले जाने की क्षमता, खून रोकने की क्षमता सब कम हो जाती है। त्वचा पर भी असर दिखता है, एरिथेमा नोडोसम नाम के लाल दर्द वाले दाने। अच्छा, और इसका कनेक्शन किससे बताया गया है? इसका खास कनेक्शन है चिड़ियों या चमगादड़ों की बीट वाली जगहों से, जैसे पुरानी गुफाएं हुई या जहां कबूतर बहुत हो। शायद इसीलिए चार्ट में लिखा है हिस्टो छिपता है, वो मैक्रोफेज में छिप जाता है ना। तो अगर कोई ऐसी जगह गया हो और फिर फेफड़ों की तकलीफ या ये लक्षण दिखें तो डॉक्टर को ये शक हो सकता है। कंफर्म कैसे होता है ये? एंटीजन का टेस्ट कर सकते हैं। ये जानना जरूरी है कि मैक्रोफेज के अंदर छिपने की वजह से ये इम्यून सिस्टम से बचकर शरीर में फैल सकता है। ओके, चलिए अगला देखते हैं, ब्लास्टोमाइकोसिस। चार्ट बताता है कि ये अमेरिका के पूर्वी और मध्य हिस्सों और ग्रेट लेक्स के आसपास ज्यादा कॉमन है। सही, और इसकी माइक्रोस्कोप वाली पहचान भी बड़ी खास है, ब्रॉड बेस्ड बडिंग। ब्रॉड बेस्ड बडिंग, ये क्या होता है? मतलब जब फंगस की यीस्ट कोशिका डिवाइड होती हैं, दो बनती हैं, तो जिस जगह से वो जुड़ी होती हैं वो बेस काफी चौड़ा होता है, जैसे दो गुब्बारे एक चौड़े रास्ते से जुड़े हों। इमेज बी शायद यही दिखा रही है। ये भी फेफड़ों में इन्फेक्शन करता है पहले। और फेफड़ों के अलावा यह लिखा है कि ये त्वचा और हड्डियों तक भी जा सकता है। त्वचा पर मस्से जैसे मोटे खुरदुरे घाव बनाता है, वेरुकस लीजन कहते हैं इनको। हाँ, वेरुकस लीजन इमेज सी में शायद वही है। और इसे याद रखने का तरीका दिया है, ब्लास्टों की बडिंग चौड़ी होती है। ये वेरुकस लीजन ये खतरनाक होते हैं? देखिए, घाव तो फंगस की वजह से है, लेकिन चिंता की बात यह है कि ये दिखने में कभी-कभी एक तरह के स्किन कैंसर जैसे लग सकते हैं। ओह, स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा, SCC। ओह, कैंसर जैसे। हाँ, और SCC का इलाज बिल्कुल अलग होता है और जल्दी होना चाहिए। इसलिए अगर ऐसा कोई घाव दिखे जो ठीक ना हो रहा हो तो बायोप्सी मतलब जांच बहुत जरूरी है, ताकि पता चले ये इन्फेक्शन है या कैंसर। ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। अच्छा, अब आते हैं कॉक्सीडियोडोमाइकोसिस पर। इसका एक और नाम है वैली फीवर। जी, वैली फीवर। और ये अमेरिका के दक्षिण पश्चिमी रेगिस्तानी इलाकों जैसे एरिज़ोना, कैलिफोर्निया, उन जगहों पर एंडेमिक है, मतलब वहीं पाया जाता है मुख्य रूप से। और आपने कहा था ये पैथोलॉजी में अलग है। हाँ, ये डिमॉर्फिक नहीं है उस तरह से। ये शरीर में यीस्ट के बजाय स्फेरूल बनाता है।
ये गोल थैली जैसी होती है, आरबीसी से काफी बड़ी, और अंदर छोटे छोटे दानों जैसे एंडोस्पोर से भरी होती है, जैसे किसी थैली में बीज हो। इमेज डी में यही दिख रहा होगा। अच्छा, तो ये स्फेरुल बनाता है यीस्ट ने, और ये कहाँ फैल सकता है? इसमें भी त्वचा और हड्डियों का जिक्र है। हाँ, त्वचा, हड्डियां और कुछ खास लक्षण भी हैं, जैसे वही एरिथेमा नोडोसम, जिसको यहाँ मजेदार नाम दिया है डेजर्ट बम्प्स, रेगिस्तानी दाने। डेजर्ट बम्प्स। और जोड़ों का दर्द, डेजर्ट रूमेटिज्म, रेगिस्तानी गठिया। और क्या ये गंभीर हो सकता है? हाँ, गंभीर मामलों में ये दिमाग तक पहुंचकर मेनिंजाइटिस यानी दिमागी बुखार भी कर सकता है। बाप रे, इसका कनेक्शन किससे है? रेगिस्तानी इलाके हैं तो धूल से, सूखी धूल भरी मिट्टी से, खासकर जहां खुदाई हो रही हो, जैसे कोई पुरानी आर्कियोलॉजिकल साइट, या फिर भूकंप के बाद जब हवा में धूल ज्यादा होती है। सांस के जरिए इसके स्पोर्स अंदर चले जाते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि ये एक इंसान से दूसरे को नहीं फैलता, टीबी की तरह नहीं है ये जानना जरूरी है। खांसने छींकने से नहीं फैलेगा। ठीक है। और चौथा नाम हमारी लिस्ट में पैराकॉक्सीडियोडोमाइकोसिस। ये कहाँ मिलता है? ये मुख्य रूप से लैटिन अमेरिका की बीमारी है, ब्राजील और आसपास के देशों में। लैटिन अमेरिका। और इसकी पहचान माइक्रोस्कोप में क्या खास दिखता है? इसकी पहचान तो बहुत ही आइकॉनिक है। एक यीस्ट कोशिका से कई सारी कलियां, मतलब बड्स, एक साथ निकलती हैं। दिखने में एकदम जहाज के पहिए जैसा लगता है। कैप्टन्स व्हील अपीयरेंस कहते हैं इसे। कैप्टन्स व्हील, वाह। हाँ, और ये भी आरबीसी से काफी बड़ा होता है। इमेज ई शायद यही दिखा रही है। लक्षण इसके ब्लास्टोमाइकोसिस जैसे ही बताएं, लेकिन एक और बात है, ये पुरुषों में महिलाओं से कई ज्यादा होता है। ऐसा क्यों? चार्ट में कारण तो नहीं दिया, पर एक थियरी ये है कि शायद एस्ट्रोजन हार्मोन महिलाओं को कुछ सुरक्षा देता है, या फिर जैसा आपने पहले वाले में कहा, शायद पुरुषों का खेती या बाहरी कामों में ज्यादा होना उन्हें फंगस के संपर्क में ज्यादा लाता है। पक्का नहीं कह सकते। हो सकता। चार्ट में से याद रखने का तरीका भी बड़ा फनी है। पैराकॉक्सीडियो पैरासेल्स विद द कैप्टन्स व्हील ऑल द वे टू लैटिन अमेरिका। हाँ, ये लोकेशन और पहचान, कैप्टन्स व्हील, दोनों याद रखने में मदद करता है। तो ये हो गए 4: हिस्टो, ब्लास्टो, कॉक्सी, पैराकॉक्सी। अब अगर हम इन चारों को एक साथ देखें तो क्या चीजें हैं जो सब में कॉमन हैं और क्या बड़े फर्क हैं? देखिए, कॉमन ये है कि चारों फंगस से होते हैं, चारों फेफड़ों को पकड़ सकते हैं, निमोनिया जैसे लक्षण दे सकते हैं। ठीक है। और चारों ही शरीर के दूसरे हिस्सों में फैल सकते हैं, मतलब सिस्टमिक हो सकते हैं। कॉक्सी को छोड़ दें तो बाकी तीनों डायमॉर्फिक है, ठंड में मोल्ड, गर्मी में यीस्ट। एक और समानता ये है कि ये शरीर में ग्रैन्युलोमा बना सकते हैं, गांठे जैसी, कुछ टीबी की तरह। लेकिन टीबी से बहुत बड़ा फर्क ये है कि ये एक इंसान से दूसरे को नहीं फैलते, कंटेजियस नहीं है। और बड़े अंतर क्या है? रूल पैराकॉक्सी का कैप्टन्स व्हील, ये पहचान डायग्नोसिस के लिए क्रिटिकल है। हाँ, ये पहचान बहुत जरूरी है। और कॉक्सी का डायमॉर्फिक ना होना भी एक अंतर है। इलाज के बारे में क्या कहता है ये चार्ट? चार्ट में बताया गया है कि अगर इन्फेक्शन हल्का है या सिर्फ एक जगह पर है, लोकल है, तो एजोल ग्रुप की दवाएं जैसे फ्लूकोनाजोल या इट्राकोनाजोल काम कर सकती हैं। ओके। लेकिन अगर इन्फेक्शन गंभीर है, सिस्टेमिक है, पूरे शरीर में फैल गया है, तो फिर ज्यादा पावरफुल दवा एम्फोटेरिसिन बी देनी पड़ती है। एम्फोटेरिसिन बी, ये शायद ज्यादा स्ट्रॉन्ग एंटीफंगल है। जी हाँ, काफी स्ट्रॉन्ग है, और इसके साइड इफेक्ट्स भी ज्यादा हो सकते हैं, इसलिए गंभीर मामलों में ही इस्तेमाल होती है। तो ये सारी जानकारी का निचोड़ क्या निकलता है? हमारे सुनने वालों के लिए इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि ये बीमारियां भले ही रेयर हों, लेकिन इनका जानना जरूरी है। खासकर अगर कोई उन खास इलाकों में रहता हो या वहां गया हो और उसे लगातार फेफड़ों की दिक्कत, त्वचा पे अजीब खाओ या ऐसे लक्षण हो जो पकड़ में ना आ रहे हो। हाँ, डॉक्टर के लिए मरीज की ट्रैवल हिस्ट्री पूछना और सही माइक्रोस्कोपिक जांच करवाना बहुत जरूरी हो जाता है सही निदान के लिए। और ये हमें ये भी याद दिलाता है कि हमारी सेहत हमारे आसपास के माहौल से कितनी जुड़ी है। मिट्टी, धूल, जानवर, इन सब में छिपे माइक्रोब्स से। बिल्कुल, ये बात तो है। ये सिर्फ मेडिकल फील्ड के लोगों के लिए नहीं, बल्कि आम लोगों के लिए भी जानना अहम हो सकता है, खासकर अगर वो इन इलाकों में रहते हैं या सफ़र करते हैं। ये दिखाता है कि कैसे आम से दिखने वाले लक्षणों के पीछे कोई खास भौगोलिक वजह हो सकती है। एकदम से। और ये हमें आगे सोचने पे भी मजबूर करता है ना? जैसे दुनिया बदल रही है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, लोग पहले से कहीं ज़्यादा ट्रैवल कर रहे हैं, तो क्या इन फंगल इन्फ्लेक्शंस का पैटर्न भी बदलेगा?
ये एक बड़ा सवाल है। ये सोचने वाली बात है। और इस सारी जानकारी को देखने के बाद एक बात तो साफ है कि सिर्फ ऊपर ऊपर से जानना काफी नहीं होता। बारीकियों में जाने से ही पूरी तस्वीर समझ आती है। बिल्कुल। और श्रोताओं के लिए एक आखिरी विचार या सवाल हम छोड़ सकते हैं जिस पर वो खुद सोचें। इन बीमारियों के इलाज में आगे क्या चुनौतियां आ सकती हैं? खासकर आजकल हम एंटी फंगल रेजिस्टेंस के बारे में सुन रहे हैं, मतलब दवाएं बेअसर हो रही हैं। हाँ, ये तो एक बढ़ती हुई समस्या है। तो भविष्य में इन इन्फेक्शंस का सामना कैसे किया जाएगा जब दवाएं ही काम करना कम कर दें? ये एक जरूरी सवाल है जिस पर गौर करना होगा।